वेलकम टू रिकैप वाला। साल 2022 में रिलीज हुई हमारी आज की मूवी है डिवोशन। ये एक बिल्कुल सच्ची हिस्टोरिक वॉर एक्शन मूवी है अमेरिका के पहले ब्लैक नेवी फाइटर पायलट जेसी ब्राउन के बारे में, जिसने काफी रेसिज्म को फेस करके भी कोरियन वॉर में बहादुरी का एग्जाम्पल सेट किया और अपने देश को सर्व करते हुए शहीद हो गया। तो चलिए चलते हैं सीधे अपने आज की वीडियो की तरफ। और अगर आपको इस तरह का कंटेंट पसंद है तो प्लीज इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये कहानी शुरू होती है साल 1950 से। वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद भी कोरियन वॉर अभी तक चल रही है, जिसमें नॉर्थ और साउथ कोरिया अपनी जमीनी कब्जे के लिए आपस में लड़ रहे हैं। जहां कम्युनिस्ट चाइना इस लड़ाई में नॉर्थ कोरिया को सपोर्ट कर रहा है, वहीं अमेरिका साउथ कोरिया को सपोर्ट करते हुए अमेरिकन ट्रूप्स को उनकी हेल्प के लिए भेज रहा है। नेक्स्ट सीन में हम एक यूएस नेवी बेस में टॉम हडनर नाम के एक पायलट को देखते हैं, जिसका ट्रांसफर अभी नेवी के फाइटर पायलट स्क्वाड्रन 32 में हुआ है। टॉम को लॉकर रूम में एक ब्लैक आदमी मिलता है जिसका नाम होता है जेसी ब्राउन। जेसी भी इसी स्क्वाड्रन में एक पायलट होता है और टॉम उसे देख के बेहद सरप्राइज होता है, क्योंकि उन दिनों आर्म्ड फोर्सेज में ब्लैक लोगों को सिर्फ शेफ और कांस्टेबल्स की जॉब ही मिला करती थी और उसने अपने करियर में आज तक किसी ब्लैक पायलट को नहीं देखा होता। टॉम जेसी से हाथ मिलाता है और अपना इंट्रोडक्शन देता है, पर जेसी उससे ज्यादा बात नहीं करता। उस यूनिट का कैप्टन टॉम और जेसी के साथ साथ सभी पायलट्स को फ्लाइट प्लान्स और नए आए F4 कॉर्सर एयरक्राफ्ट दिखाता है, जो उनके पुराने प्लेन से काफी हैवी होते हैं और ज्यादा हथियार कैरी करने की वजह से इन्हें बैलेंस करना भी मुश्किल होता है। सभी पायलट्स ग्रुप में इन प्लेन में बैठ के फ्लाइंग करना शुरू करते हैं और टॉम को जेसी का पार्टनर बनाया जाता है। दोनों ही अपने प्लेन्स का एक स्पीड और वेपन्स टेस्ट करते हैं और जेसी अपने प्लेन को बेहद कम हाइट पर उड़ाता है, जो देख के टॉम जेसी के प्लेन उड़ाने के तरीके से इम्प्रेस होता है। फ्लाइंग आवर्स के बाद टॉम जेसी से पूछता है कि तूने हवा में प्लेन को इतनी कम हाइट पे क्यों रखा, जिसपे जेसी कहता है कि हमें जल्द ही वॉर में जाना पड़ सकता है और नीचे फ्लाई करने से हम एंटी एयरक्राफ्ट गन के निशानों से बच सकते हैं, इसीलिए हमें हर हाइट पे फ्लाई करना आना चाहिए। उस रात को जेसी के सिवा सभी पायलट्स को उनके कमांडर के घर एक पार्टी पे बुलाया जाता है, जहाँ एक पायलट टॉम को जेसी से दूरी बनाने की सलाह देता है, क्योंकि वो उनके जैसा नहीं दिखता। जेसी बेस से अपने घर वापस आता है, जहां वो अपनी वाइफ और बच्ची के साथ रहता है। इस नेबरहुड में सभी व्हाइट लोगों के घर होते हैं और उसके सभी पड़ोसी उसे ब्लैक होने की वजह से हेट करते हैं और डेली रात को उसके पड़ोसी उसकी झूठी कंप्लेंट्स करके उसके घर पुलिस भिजवाते रहते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि जेसी और उसकी फैमिली की लाइफ कितनी मुश्किल रही होगी। अगले दिन बेस पे उनका कमांडर उन्हें कहता है कि कोरियन वॉर में चाइना के साथ अब सोवियत रशिया ने भी नॉर्थ कोरिया को सपोर्ट करते हुए अपनी नेवी भेजने का ऐलान किया है, इसीलिए हमारे सारे नेवी शिप्स भी साउथ कोरिया की हेल्प करने के लिए रवाना होने वाले हैं और तुम सबको अब अपने प्लेन्स को जमीन की जगह नेवी शिप्स पे लैंड कराना सीखना होगा। अगले दिन पायलट्स अपनी प्रैक्टिस शुरू करते हैं और अपने प्लेन्स को शिप पे लैंड कराने लगते हैं। टॉम, जिसे शिप पे लैंड करने का पहले एक्सपीरियंस होता है, प्लेन को सेफली लैंड करा देता है, पर जेसी प्लेन को फर्स्ट अटेम्प्ट पे लैंड नहीं करा पाता और दूसरे अटेम्प्ट के लिए फिर से फ्लाई करता है। जेसी की लैंडिंग देखने के लिए शिप के किचन में काम करने वाले ब्लैक शेफ्स और स्टाफ मेंबर्स भी बाहर आते हैं और जेसी सेकंड अटेम्प्ट में प्लेन को सेफली लैंड करवा देता है। इस लैंडिंग के बाद एक दूसरी आर्मी यूनिट का मरीन जेसी की लैंडिंग का मजाक उड़ाता है और उस पे रेसिस्ट जोक क्रैक करता है और टॉम उसके डिफेंस में उस मरीन से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, पर जेसी उस आदमी को रिस्पॉन्ड नहीं करता और अपने रूम में आके वो टॉम को कहता है कि अकेला ब्लैक होने की वजह से वो ट्रेनिंग एकेडमी से ही ये सब फेस करता आ रहा है, इसीलिए उसे किसी की डिफेंस की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर किसी भी लड़ाई के बारे में सीनियर्स को पता चल गया तो सजा सिर्फ उसे ही मिलेगी। एक दिन टॉम को रोड पे जेसी दिखता है जिसकी कार खराब हो गई होती है और टॉम जेसी को घर तक लिफ्ट देने के लिए इंसिस्ट करता है। रास्ते में टॉम उसे कहता है कि उसे जेसी के स्किन कलर से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो एक बेहतरीन पायलट है और वो उसका फ्रेंड बनना चाहता है। वो दोनों अब फ्रेंड बन जाते हैं और एक दिन जेसी टॉम को अपने घर पे इनवाइट करता है। टॉम उस दिन पहली बार जेसी की वाइफ डेजी और उसके 1.5 साल की बेटी से मिलता है। डेजी टॉम को बताती है कि टॉम जेसी का पहला व्हाइट फ्रेंड है और बेस से घर आकर जेसी अक्सर टॉम की बातें करता है। डेजी टॉम से कहती है कि अगर हो सके तो तू हमेशा टॉम के साथ रही हो, क्योंकि वॉर के टाइम में जेसी को एक सपोर्टिंग और भरोसेमंद फ्रेंड की जरूरत पड़ेगी, और टॉम प्रॉमिस करता है कि वो जेसी का साथ कभी नहीं छोड़ेगा। अगले दिन सभी पायलट्स को साउथ चाइना सी की तरफ रवाना कर दिया जाता है ताकि पायलट्स चाइनीज और सोवियत एयरफोर्स का मुकाबला कर सकें, पर शिप पे लैंड करने की प्रैक्टिस के दौरान एक पायलट कैप्टन के ऑर्डर्स फॉलो ना करते हुए अपने प्लेन को काफी नीचे उड़ा रहा होता है, पर शिप पे लैंड करने की जगह वो डिसबैलेंस होकर सबके सामने समंदर में क्रैश हो जाता है। सभी पायलट्स अपने साथी की मौत से बेहद दुखी होते हैं, क्योंकि वॉर शुरू होने से पहले ही उन्होंने अपना एक टीममेट खो दिया। जेसी टॉम से कहता है कि उस पायलट की मौत के लिए मैं जिम्मेदार हूँ, क्योंकि वो पायलट मेरी तरह फ्लाई करने की कोशिश कर रहा था।
पर टॉम उसे ज्यादा सोचने के लिए मना करता है। कुछ दिनों के बाद उनका शिप फ्रांस के केन्स शहर में रुकता है और सभी नेवी के ऑफिसर्स और पायलट अपने फ्री टाइम को एंजॉय करने के लिए शहर में जाते हैं, जहां जेसी और टॉम भी कुछ लड़कियों के साथ ड्रिंक्स पे बातें करने लगते हैं। वहीं उन्हीं की शिप का वो मरीन भी आ जाता है और वो जेसी को फाइट के लिए चैलेंज करता है, पर जेसी शांत रहता है और वो जेसी को उकसाने लगता है। और जब वो जेसी को धक्का मारता है तब टॉम चुप नहीं रह पाता और उसे पंच मारता है और पायलट्स और मरीन्स के बीच में हाथापाई शुरू हो जाती है। पर तभी उन्हें पुलिस सायरन्स की आवाज सुनाई देती है और सभी पुलिस से बच के भागने लगते हैं। जेसी और टॉम भी वहां से भाग निकलते हैं और जेसी टॉम से कहता है कि वो अपनी लड़ाई खुद लड़ सकता है। अगले दिन शिप पे उनका कमांडर उन्हें कहता है कि नॉर्थ कोरिया ने चाइनीज आर्मी की हेल्प से साउथ कोरिया पे कब्जा शुरू कर दिया है, इसीलिए हमें तुरंत वहां जाके साउथ कोरियंस की हेल्प करने के ऑर्डर्स मिले हैं। अमेरिकन शिप्स नॉर्थ कोरिया के पास समंदर तक पहुंच जाते हैं और सभी पायलट्स को चाइनीज और नॉर्थ कोरियंस पे बॉम्बिंग्स करते हुए एक बड़े ब्रिज को उड़ाने का टास्क मिलता है, जिस ब्रिज से चाइनीज सोल्जर्स और टैंक साउथ कोरिया में घुस रहे होते हैं। सभी पायलट्स रेडी होकर वॉर जोन की तरफ टेक ऑफ करते हैं और एंटी एयरक्राफ्ट गन से बचते हुए नॉर्थ कोरियंस पे बॉम्ब गिराने लगते हैं। मिशन के बीच में ही उनके कमांडर के एयरक्राफ्ट के इंजन में कुछ प्रॉब्लम आने लगती है, इसीलिए वो टॉम को सभी पायलट्स का लीडर असाइन करके शिप की तरफ मुड़ जाता है। टॉम सभी पायलट्स को लीड करते हुए एक बड़े से ब्रिज को उड़ाने जा रहा होता है, पर उन पे दुश्मन जबरदस्त फायरिंग करने लगता है और टॉम सभी पायलट्स को वापस चलने का ऑर्डर देता है। पर जेसी टॉम का ऑर्डर ना मानते हुए उस ब्रिज की तरफ बढ़ता जाता है और एनिमी फायरिंग से बचते हुए उस मिसाइल से वो ब्रिज को उड़ा देता है और उनका वो मिशन पूरा करता है। जिसके बाद सभी पायलट्स बेस पे वापस आते हैं और उनका कमांडर उन्हें बताता है कि हमारा काम यहाँ खत्म होता है और अब यूएस आर्मी को अपना काम करना है और अगर सब ठीक रहा तो हम सब अगले महीने ही वापस अमेरिका जा सकेंगे। कमांडर सबको कॉन्ग्रेचुलेट करके टॉम को आज के मिशन की रिपोर्ट लिखने का काम भी देता है। एक हफ्ते के बाद जेसी टॉम को बताता है कि उसे एयरफोर्स की तरफ से एक लेटर मिला है जिसमें उसे ऑर्डर्स ना मानने के लिए काफी डांटा गया है और ये सब टॉम की उसी रिपोर्ट की वजह से हुआ है, क्योंकि टॉम के ऑर्डर्स को ना मानते हुए जेसी ने मिशन को पूरा किया था। टॉम को ये सुन के बेहद गिल्टी फील होता है और वो अपने स्क्वाड्रन के बाकी पायलट से जेसी के मिशन में दिखाई गई बहादुरी के लिए एक रिकमेंडेशन लेटर भी लिखवाता है, पर जेसी कहता है कि अब ये सब वेस्ट है, क्योंकि अब उसे अपने करियर में कभी कोई प्रमोशन नहीं मिलेगी, क्योंकि ब्लैक ऑफिसर की सिर्फ एक गलती से भी उसका करियर खत्म हो सकता है। अगली सुबह जब डिप्रेस जेसी शिप के कोने में बैठा होता है तब शिप का हेड शेफ उससे मिलने आता है और जेसी को एक महंगी रिस्ट वॉच गिफ्ट करता है। वो शेफ कहता है कि ये घड़ी इस शिप के सभी ब्लैक वर्कर्स ने पैसे जमा करके उसके लिए खरीदी है और जब भी वो फ्लाई करता है तब सभी ब्लैक लोग उसे बेहद प्राउड से देखते हैं, क्योंकि जेसी को देख के उन्हें हिम्मत मिलती है कि शायद एक दिन हमारी आने वाली जनरेशन भी उसी की तरह पढ़ लिख कर व्हाइट्स के साथ हवा में प्लेन्स उड़ा सकेगी। शेफ की बातें सुन के जेसी कुछ बोल नहीं पाता और उसे फील होता है कि वो कितना लकी है और वो बस एक वार्निंग लेटर से इतना डर रहा था, जबकि उसे इस वक्त अपनी फ्लाइंग पे ध्यान देना चाहिए। उधर हम अमेरिका में डेजी को देखते हैं जो हर हफ्ते जेसी के भेजे हुए लेटर्स पढ़ती है और उसे पता चलता है कि जेसी और बाकी पायलट समंदर के बीच एक शिप पे कैसे अपनी लाइफ बिता रहे हैं। कुछ दिनों बाद स्क्वाड्रन का लीडर सभी पायलट्स को कहता है कि अमेरिकन आर्मी की कंडीशन बेहद खराब है और चाइनीज ट्रूप्स और नॉर्थ कोरियंस ने जमीनी लड़ाई में उन्हें बुरी तरह हरा दिया है, इसलिए अपने सोल्जर्स की हेल्प करने के लिए हमें इस बार वॉर जोन के अंदर जाना पड़ेगा और दुश्मन सोल्जर्स पे शेलिंग करनी पड़ेगी। वो उन्हें वार्न करता है कि ये मिशन पहले से 3 गुना ज्यादा रिस्की होगा, क्योंकि इस बार उन्हें दुश्मन सोल्जर्स के ठीक ऊपर फ्लाई करना है और सभी पायलट्स ये सुन के बेहद स्ट्रेस में आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि इस मिशन के बाद उनमें से कुछ लोग शिप पे वापस नहीं आने वाले। मिशन का दिन आ जाता है और जेसी और टॉम के साथ सभी पायलट्स वॉर जोन में घुस के चाइनीज और नॉर्थ कोरियन फौजियों पे बम बरसाने लगते हैं और उनके इस अटैक से वहां फंसे अमेरिकन सोल्जर्स को भी आगे बढ़ने का मौका मिलता है। जिस मरीन ने जेसी से लड़ाई करी थी उसकी यूनिट को भी जेसी आसमान से कवर फाड़ देता है और वो सब भी अब इस हारी हुई जंग को फिर से लड़ना शुरू करते हैं और दुश्मन ट्रूप्स पे भारी पड़ने लगते हैं। सभी पायलट्स दुश्मन ट्रूप्स को बेहद हैवी नुकसान पहुंचाते हैं और वो ऊपर से उन्हें मैदान छोड़ के भागते हुए देखते हैं और टॉम सबसे कहता है कि यहाँ उनका मिशन पूरा हो गया है। शिप पे वापस जाते हुए टॉम देखता है कि जेसी के प्लेन के एक विंग से धुआं निकल रहा है और वो जेसी को तुरंत इमरजेंसी लैंडिंग करने को कहता है। जेसी खुद को लैंडिंग के लिए तैयार कर रहा होता है जब उसके प्लेन का प्रोपेलर फैन भी जैम हो जाता है और जेसी का प्लेन नीचे आने लगता है। जेसी पेड़ों की हेल्प लेते हुए प्लेन को बर्फ में क्रैश करवा देता है, पर वो प्लेन से बाहर नहीं निकल पाता और उसके प्लेन में आग लग जाती है।
टॉम बाकी पायलट्स को शिप पे भेज के वहीं फ्लाई करने लगता है और ऊपर से जेसी के बाहर आने का वेट करता है, पर प्लेन में आग लग जाने के बाद भी जेसी बाहर नहीं आता और टॉम अपना प्लेन भी वहीं पास में क्रैश करवा देता है और नीचे आके जेसी के प्लेन की तरफ भागता है। जेसी का प्लेन और उसकी हालत देख के टॉम शॉक में होता है, क्योंकि जेसी को फर्स्ट डिग्री बर्न्स आए होते हैं और वो बुरी तरह इंजर्ड होता है। साथ ही उसके दोनों पैर प्लेन के कंट्रोल्स में उलझे पड़े होते हैं और वो मूव नहीं कर पा रहा होता। आग को बढ़ता देख के टॉम बर्फ से आग बुझाने लगता है, पर आग बुझाकर भी टॉम उसे बाहर नहीं निकाल पाता और वो कहता है कि वो रेस्क्यू हेलीकॉप्टर आने तक यहीं रुकेगा। कई घंटे बीत जाते हैं और अंधेरे के साथ ठंड भी बढ़ने लगती है और जेसी बेहोश होने लगता है, पर टॉम जेसी का साथ नहीं छोड़ता और उसे जगह रहने के लिए कहता है और तभी रेस्क्यू हेलीकॉप्टर उन्हें ढूंढ लेता है। टॉम जेसी को बाहर निकालने के लिए प्लेन को तोड़ने लगता है, पर जेसी दबी आवाज में उससे कहता है कि डेजी से कहना दैट आई लव हर, जिसके कुछ ही सेकंड्स बाद जेसी सांस लेना बंद कर देता है और अपने फ्रेंड और स्क्वाड्रन के बेस्ट पायलट को मरा हुआ देख के टॉम फ्रीज हो जाता है। रेस्क्यू हेलीकॉप्टर का पायलट टॉम से कहता है कि हम अब भी दुश्मन के जोन में हैं और हमें अभी यहाँ से निकलना होगा, लेकिन हम प्लेन के मेटल को काट के जेसी की बॉडी को यहाँ से नहीं निकाल सकते, क्योंकि उस काम में हमें कई घंटे लगेंगे। टॉम हेलीकॉप्टर पे चढ़ने से पहले जेसी से प्रॉमिस करता है कि वो उसे वापस लेने जरूर आएगा, जिसके बाद वो हेलीकॉप्टर में बैठ के शिप पे वापस आ जाता है और वापस आते ही वो अपने कमांडर से रिक्वेस्ट करता है कि हमें वापस जाके जेसी की डेड बॉडी को रेस्क्यू करना ही होगा। कमांडर कहता है कि वॉर जोन के इतने अंदर हम इस वक्त कोई रेस्क्यू टीम नहीं भेज सकते, क्योंकि उस टीम की जान को भी रिस्क होगा और जेसी को वापस लाने के लिए हमें इस वॉर के खत्म होने का वेट करना ही होगा। जो सुन के टॉम रोने लगता है। 2 साल के बाद वॉर खत्म हो जाती है और सभी नेवल बेसेस और पायलट्स को कोरिया से वापस बुला लिया जाता है। 1 साल के बाद टॉम को कोरियन वॉर में सर्व करने के लिए प्रेसिडेंट से मेडल ऑफ ऑनर मिलता है। जेसी को भी सेम अवार्ड मिलता है, जिसे उसके बिहाफ पे उसकी वाइफ डेजी कलेक्ट करती है। सेरेमनी के बाद टॉम डेजी से मिलता है और उसे जेसी का लास्ट मैसेज दे के माफी मांगता है, क्योंकि वो उसे वापस नहीं ला पाया। पर डेजी कहती है कि उसने बस जेसी का साथ देने का प्रॉमिस किया था और वो उसके आखिरी टाइम तक साथ था, इसीलिए उसे कोई माफी मांगने की जरूरत नहीं है। मूवी के एंड में हमें जेसी ब्राउन की रियल फोटो दिखाई जाती है, जिसे अपनी मौत के बाद फ्लाइंग क्रॉस से भी सम्मानित किया गया था। टॉम ने जेसी की बॉडी को वापस लाने का काम कभी नहीं छोड़ा और साल 2013 में उसे नॉर्थ कोरिया जाने की परमिशन भी मिली, पर इतने सालों बाद भी जेसी का प्लेन या बॉडी किसी को नहीं मिल पाई। पर टॉम और जेसी की फैमिलीज आज भी एक दूसरे से बेहद क्लोज हैं। एक और मूवी के लिए लेफ्ट के राइट में दिख रही वीडियो पे क्लिक करना। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड बाय बाय।